अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम का टहरा मैं हूँ वकास वलाना। अदालत का काम होता है तशरीह करना, अदालत ने हमेशा से तशरीह करनी होती है, लेकिन हमारे मुल्क में बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, हिस्ट्री बड़ी पड़ी है कि जहाँ पर अदालत तशरीह से ज़्यादा मुदाखलत कर चुकी है। हम अदालतों का बड़ा एहतराम करते हैं, जजेस का एहतराम करते हैं, लेकिन माजी में खुद जजेस ने, पुराने जजेस के बारे में और हिस्ट्री ने भी लिखा है कि यहाँ पर अगर वो ना करते तो हालात मुख्तलिफ होते। जैसे आज नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मेरे मामले में भी अदालत ने, यानी जजेस ने, उस वक्त के जजेस ने मुदाखलत की। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पर अदालत तशरीह करते करते आगे बढ़ जाती है, मुदाखलत हो जाती है और उसके बाद मामलात ख़राब हो जाते हैं। जैसा कि पाकिस्तान के कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो कि इंटरेस्ट में होते हैं, जिसमें आजकल आपने देखा होगा कि पिछले काफ़ी अरसे से पाकिस्तान को एक बड़ा मसला था। वो ये था कि गैर मुकीम अफगानी बशिंदे पाकिस्तान के अंदर लाखों की तादाद के अंदर थे और जिसकी वजह से स्मगलिंग होती थी, हालात ख़राब होते थे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब होती थी। और ये कोई भी मुल्क, बड़े सा बड़ा मुल्क, मैं कहता हूँ जमहूरियत का चैंपियन मुल्क, अगर इंसानी हकूक़ का चैंपियन मुल्क, वो भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी सरजमीन के ऊपर इस तरह मुदाखलत हो रही हो, उसके हमसाया ममालिक के लोग रह रहे हों और उनको वो खुली छूट दे दें अपने कानून की, अपने नफाज की, जो अपनी सोवेनिटी है उसको नाफिज ना करें। तो फिर फैसला किया गया इस निगरान सेटअप के दौरान ही हमारी रियासत ने, हमारे इदारों ने, और ये ना सिर्फ ये फैसला किसी एक फ़र्द वाहिद का था बल्कि ये काबीना की तरफ से मंजूरी हुई थी, सिक्योरिटी कौंसल इसके ऊपर इजलास हुए, जिसके बाद गैर मुकीम बशिंदों को, अफगानी बशिंदों को वापस भेजने का फैसला हुआ और उनका तसलसल शुरू हुआ। गो कि इसके ऊपर बहुत सारे रिजर्वेशंस थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि एकदम से उनको निकाल दिया जिनके ख़ानदान यहाँ पर हैं। लेकिन जब रियासत अपने इंटरेस्ट को देखती है तो इस तरह की तकालीफ तो बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, क्योंकि बहुत देर तक आपको पनाह दी लेकिन उस पनाह के जो खमियाजे हैं वो भी रियासत पाकिस्तान को भुगतने पड़े। तो एक अपील फरतुल्लाह बाबर ने की, जिसको बेतुकी अपील समझा जाए इस हालात के तनाजुर में, जो कि पाकिस्तान को खासी हद तक फ़ायदा हो रहा था। तो उसको जो हमारे जस्टिस याया अफरीदी साहब हैं, सरदार तारिक साहब जस्टिस हैं, आयशा मलिक साहिबा, उन्होंने इस समात को मुकर्रर कर दिया। 28 नवंबर को इसकी समात भी होगी और ये एक ऐसी ही अपील है जिसके ऊपर इसको समात किया जाएगा। इंटरेस्ट के खिलाफ होगा पाकिस्तान के बादियो नज़र में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस माजी के अंदर भी हुए हैं जिसमें रिकॉर्ड का मामला हुआ है, जिसमें बेजा मुदाखलत की गई, आपके सामने है। अगर उस वक्त की कोर्ट, उस वक्त के चीफ जस्टिस मुदाखलत ना करते तो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में होता। इसी तरह स्टील मिल का मामला है, इसके ऊपर भी मुदाखलत की गई है हालिया दौर के अंदर, जिसको एक जस्टिस ने, चीफ जस्टिस ने मुदाखलत की और पार्लियामेंट के इख्तियार में मुदाखलत की। पार्लियामेंट ने कानून बनाया, प्रोसीजर एक्ट बनाया, लेकिन उसको मुदाखलत की, फिर आने वाले चीफ जस्टिस ने उस तरह अंडू किया। इसी तरह इंग्लैंड के आने वाले एनसीए का 190 मिलियन पाउंड था, उसके अंदर भी हमें मुदाखलत देखने को मिली गई कि वो सुप्रीम कोर्ट के जिस तरह ख़जाने में जमा करवा दिए गए। तो ये इस तरह के बड़े मामलात हैं जहाँ पर रियासत पाकिस्तान के मफाद में किए गए फैसलों को अदालतों के अंदर चैलेंज किया जाता है और अदालतें उसमें मुदाखलत करती हैं और इससे पाकिस्तान को नुकसान होता है। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब दोबारा से जिस तरह उन्होंने धीमा लहजा रखा हुआ था, लेकिन अब लग रहा है कि उनको अपनी कैंपेन के अंदर वोट को इज्जत दो और अपना वो नैरेटिव जो 2018 के बाद उन्होंने बनाया था कि मुझे निकाला, क्यों निकाला, किन्होंने निकाला, तो उन्होंने कहा कि जिसके लिए निकाला और जिन्होंने निकाला वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना कि जिसको फायदा दिया गया था। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, मुफ्ती किफायत साहब, चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, आपसे आगाज करेंगे। सर, ये जो समात सुप्रीम कोर्ट के अंदर 28 नवंबर को होगी, गैर मुकीम अफगान बशिंदे पाकिस्तान के अंदर थे, उनको निकाला जा रहा है, रियासत पाकिस्तान के मफाद में यह फैसला किया गया। अगर अदालत इस मामले में भी, जो कि एग्जेक्टिव का मामला है, इसमें भी मुदाखलत करती है, हम अदालत के जजेस का, अदालत का बड़ा एहतराम करते हैं, लेकिन अगर इसके ऊपर समात होती है तो यह बेतुकी समात, बेजा मुदाखलत नहीं कंसिडर होगी, क्योंकि इससे तो पाकिस्तान को फायदा नहीं हो रहा लॉन्ग टर्म में। सर बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया। देखें वकास वलाना भाई, मैं आपके इंट्रो से बिल्कुल एग्री करता हूं कि देखें सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये सोचना चाहिए कि हर रियासत के हर मामलात में हुकूमत के हर फैसले को अगर आप इस तरह उनको हेयरिंग शुरू कर देंगे कोई एक पिटीशन के ऊपर, जबकि कैबिनेट ने यहाँ फैसला दिया हुआ है, गवर्नमेंट का केयर टेकर गवर्नमेंट का फैसला है और पाकिस्तान के अवाम ओवरऑल दे वेरी सेटिस्फाइड और मुतमईन हैं कि ये बड़े अरसे के बाद
पाकिस्तान के मफादात में कौमी सलामती के मफादात हों, हमारे इकोनॉमी के मफादात हों, हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के मामलात हों, दहशत गर्दी के हवाले से हमारे इंटरेस्ट में है, इन द सेंस कि ये जो इलीगल अफगान हैं ये दहशत गर्दी के हमलों में इन्वॉल्व है, ये दुश्मन एजेंसी साथ के अहलकार बने हुए पाकिस्तान में। तो क्राइम रेट आप देखें कराची में, अब इस्लामाबाद में, बड़े शहरों में, तो मतलब ये है कि अब ये जो चीज रियासत के इंटरेस्ट में है, अब उसको उसकी हेयरिंग करना और उसमें मीन मेख निकालना, आप मुझे बताएं कि मैं तो समझता हूँ ये वक्त कर दिया है, बिकॉज बल्कि यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट को इन सपोर्ट होना चाहिए था कि जनाब ये गवर्नमेंट का मामला है, ये कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है, ये हमारा काम नहीं है। जो कुछ फैसले होते हैं जो एग्जीक्यूटिव करती है, और एग्जीक्यूटिव ऐसे फैसला नहीं करती है हवा में। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में इसका फैसला हुआ था, क्या जारी बात है। फिर उसके बाद सिविल मिलिट्री लीडरशिप जब भी बैठती है मुल्की मसाइल के लिए, कौमी सलामती मामला वगैरह वगैरह, दहशत गर्दी के जो मीटिंग होती हैं, एंटी टेररिज्म, तो उसमें ये तमाम चीजें डिस्कस होती हैं। तो मैं समझता हूँ बड़ा डिलिबरेट करके, बड़ा सोच विचार करके ये फैसला किया गया। और 2.5 लाख इलीगल अफगान अभी तक पाकिस्तान चले गए। मेजॉरिटी वॉलंटरी है, ये भी मैं आपको बता दूं। वो बड़ी खुशी खुशी अपने घर में गए हैं, क्योंकि यहाँ पे उनका स्टेटस लीगल नहीं था, देवर इलीगल फॉरेनर्स। और ना सिर्फ इलीगल अफगान, बल्कि जो बाकी कौमियत के अगर कुछ लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं, को बर्मा से, को आगे पीछे, ये वो, उनको जारी बात है उनको भी बाहर जाना, उनको भी वापस जाना चाहिए। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अवाम देखें, इसका आप इफेक्ट देखें पब्लिक के ऊपर। अवाम मुतमईन है कि यार शुक्र है किसी ने हिम्मत की है, किसी हुकूमत ने, चाहे बेशक वो केयर टेकर गवर्नमेंट है, उन्होंने करेज शो किया है कि वो इन लोगों को वापस भेज रहे हैं। और इसके बड़े दूरस्थ नतीजे होंगे, पॉजिटिव होंगे। चले अभी तो हम देख रहे हैं कि कुछ पाकिस्तान के अंदर भी एलिमेंट्स हैं जो कि इस चीज को इशू बना के अपना इसके ऑपोजिशन के लिए और लोगों को बहका रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल नहीं, ओवरऑल पाकिस्तानी अवाम, मैं समझता हूँ होल हार्टेडली, overwhelmingly they support this action of the caretaker government। मुफ्ती साहब जी बिल्कुल, कोई शक वाली बात नहीं है। मुफ्ती साहब, आप इस सारे मामले को क्यों कैसे देखते हैं? आप तो सूबे से हैं जहां पर ये सबसे बड़ी तादाद के अंदर गैर मुकीम अफगानी बशिंदे थे, गो के उनके ख़ानदान भी यहाँ पर हैं, उनको बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान दुनिया की वाहिद रियासत बन चुका था कि जो बहुत बड़ी तादाद में जो गैर मुल्की लोग हैं उनको पनाह दे के बैठा हुआ था, और उसका खमियाजा हमने पिछले 10-15 सालों में भुगता है। अब अगर ये फैसला किया है तो ये रियासत पाकिस्तान का फैसला है, ये इदारों का फैसला है, या हुकूमत वक्त का फैसला है? इसको इंसानी हकूक की बुनियाद के ऊपर यह कह देना कि उनको ना निकाला जाए, अगर हमें फायदा है उनको निकालने में, तो हम अगर यहां पर अदालत मुदाखलत करेगी, ये मुदाखलत होगी, या फिर कानूनी तौर पर ठीक है इंसानी हकूक पहले, रियासत का मुफाद बाद में सही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सवाल के दो पहलू हैं। जी सर। एक ये पहलू है कि अदालत क्या करेगी, और दूसरा ये अमल कैसा है। तो हमारे पार्टी का मौक़िफ़ तो वाज़ेह है, मौलाना फजल रहमान साहब के बयानात रिकॉर्ड पर है। हमारा ये ख्याल है कि हम अपने पड़ोसी को तब्दील नहीं कर सकते, हम अपने रिश्तेदार बदल सकते हैं। तो पड़ोसी तो हमारा यही है, अफगानिस्तान। और हमारी गलतियों से इंडिया फायदा उठाता है। ये जो एक सांस के अंदर बोला जाता है ना, ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको दूरंदेशी से देखना चाहिए। हम इसके खिलाफ नहीं है कि गैर कानूनी लोगों को निकाला जाए, जरूर निकाला जाए, ठीक है, लेकिन हम तरीक़ेकार से इख्तिलाफ करते हैं कि आपका पड़ोसी मुल्क, आपका हमसाया और आपका दोस्त मुल्क है। आप ऐसी कोई हरकत न करें कि वो दुश्मन मुल्क बन जाए। ज़ाहिर है इंडिया यहाँ है, अगर वो आपके इस गलती से फ़ायदा उठाए और फ़ायदा उठाकर उनको अपनी तरफ माइल करे, तो क्या आप ये बर्दाश्त कर सकोगे कि आपके जो मशरकी बॉर्डर पर पोजीशन है उसको आप मगरबी बॉर्डर पर भी वही पोजीशन आप पैदा करें? हमारे मफाद में होता है अफगानिस्तान की हुकूमत जो होती है वो हमारे बारे में अच्छी राय रखे। पिछले दिनों में अशरफ गनी लोगों की हुकूमत थी तो परेशानी थी, उनके ज़्यादा ताल्लुकात इंडिया के साथ थे। तो आपने देखा क्या हुआ,
वहाँ पाकिस्तान के परचम को जलाया गया और पाकिस्तान के एम्बेसी वालों को तंग किया गया और वहाँ बाकायदा हिंदुस्तान के नारे लगते रहे। तो हम ऐसी गलती क्यों करते हैं? ऐसा भी तो होना चाहिए, दो मुल्कों के दरमियान बात है और दोनों मिलकर बैठकर उसको तय करें। ऐसे भी तो हो सकता था। एकतरफा मामला नहीं था और एकतरफा मामला नहीं है और न ये डंडे की जोर पर इसको हल किया जा सकता है। हमारी ये राय थी, ये राय है। हमने मुस्तकबिल माजी में भी गलतियां की हैं, उन गलतियों से हमें बहुत ज्यादा सीखना चाहिए। अगर आप अफगानिस्तान को नाराज करते हो और उनके साथ बैठकर मामला तय नहीं करते और वो आपके हाथ से निकल जाए तो फिर आप किस तरह एफोर्ड करोगे? इसको तो मैं नहीं समझता। नहीं तो आप नहीं अगली समझते बात कि जो दूसरी आपने की रियासत को भी है इसी बड़ी तादाद में, अगर मैं एक दूसरी पिक्चर दे देता हूं, सिक्के को घुमा के देख लें कि बड़ी तादाद में पाकिस्तान के 2-3 मिलियन लोग अफगानिस्तान की इकॉनमी के ऊपर जाकर बोझ बनकर बैठ जाएं और अफगानिस्तान की इस वक्त की हुकूमत उनको निकाल ले, हमारा नाराज होना कितना हद तक बनता है, एक सवाल। और अगर उनकी अदालत मुदाखलत कर दे कि भाई नहीं नहीं इनको नहीं निकालना, तो उनकी अदालत के इख्तियारात कितने हैं, इसको दूसरी पिक्चर में देख लेना कि हम अगर उनके ऊपर बोझ बन जाए, अगर वो हमारे ऊपर बोझ हैं, बगैर वीजा के, बगैर पासपोर्ट के, गैर मुकीम तौर पर हैं और उनके ऊपर इल्जामात लगते हैं कि बहुत हद तक टीटीपी को सहूलतकारी भी करते रहे हैं माजी के अंदर, तो हम क्या करें? हम दोस्तियां देखें या अपना मफाद देखें? जनाब, मैं टीटीपी की बातें नहीं करता। हमारी ये दिफाई पॉलिसी वो डबल स्टैंडर्ड की होती है। एमआई वाले कुछ सोचते हैं, आईएसआई वाले कुछ सोचते हैं, उन बातों को यहाँ डिस्कस न किया जाए। मैं ये अर्ज करता हूँ कि गैर मुल्की अफगानियों को गैर कानूनी अफगानियों को निकालना चाहिए। न सिर्फ अफगानियों को, इंडिया वालों को भी निकालना चाहिए, बर्मा वालों को निकालना चाहिए, बांग्लादेश वालों को निकालना चाहिए। गैर हम पर बोझ है, गैर कानूनी वो न हो। लेकिन क्या ये नहीं हो सकता कि हम डायलॉग के जरिए इसको तय करें, खुशस्लूबी से तय करें? ये तो हमारा मौकफ था और है और ये रहेगा और ये दलाइल हमारे पास मौजूद है। एक मुल्क है, उसके साथ आपका मजहबी रिश्ता है और तारीखी रिश्ता है और हमने उनके साथ बहुत मदद की है और हमें काम आएंगे वो लोग, हम भी उनके काम आएंगे। हम उनको छोटी सी बात पर भी अगर हम नाराज करते हैं तो ये कोई अक्लमंदी नहीं है। ये हमारी राय है कि आप टैकल करें उनके साथ और उनकी मर्जी के मुताबिक अपनी मर्जी शामिल करके इस मसले को हल किया जा सकता है। ये जज्बात की बात नहीं है, ये संजीदा बात है। दूसरी बात आपने की कि अदालत क्या करे, तो जाहिर अदालत जो है वो रियासत का हिस्सा है ना, यानी आप अदालत को रियासत से अलग तो नहीं कर सकते। अगर आपने सिविक्स पढ़ी है तो फिर रियासत कैसे कहते हैं? रियासत कहते हैं पार्लियामेंट को, उसके साथ जमा किया जाए अदालत को और इंतजामिया को, इन तीनों के मजमूए को रियासत कहते हैं। अगर वो कोई राय समझती है कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है तो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी तो न होना, लिहाजा पहले से ये कहना कि वो क्या कहेंगे और ये किस तरह सुनेंगे, ये ठीक नहीं है। वैसे भी हमारे अदालत के अंदर नंबर 142 नंबर पर है और अगर कहीं से कोई इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी होती है और उसके मुताल्लिक कोई अच्छी बात आ जाती है तो उसको वेलकम करना चाहिए। मैं अदालत की बात पर इसको कबल वक्त कहता हूँ, ना आपको डिस्कस करना चाहिए ना हमें डिस्कस करना चाहिए। अदालत का फैसला जो होगा वो रियासत के एन फायदे के मुताबिक हो। ठीक नहीं ब्रिगेडियर साहब, एक तो ये पॉइंट के अभी अदालत के अंदर सिर्फ समाअत हुई है, कोई बड़ी बात नहीं है, समाअत हो सकती है। एक सवाल कि ये समाअत होनी ही नहीं चाहिए थी क्योंकि रियासत ने इस वक्त की हुकूमत ने फैसला कर दिया है और ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है। आप उन हज़ारों केसेस की तरफ देखें जो हज़ारों केसेस पेंडिंग है आपकी कोर्ट्स के अंदर, उनको बर वक्त अपने सही तरह से निपटाएं और अपनी रैंकिंग को बेहतर करें, ना कि बाकायदा दीगर मामले जो रियासत के मामले उसमें अपनी टांग को अड़ाएं। और ईरान की एग्जांपल भी है कि वो भी लाखों की तादाद में गैर मुकीम अफगानियों को और दीगर लोगों को वो निकाल चुका है। एक ये चीज़, और तीसरा अफगानिस्तान के साथ हमें सही तरीके से चलना चाहिए, दोस्त को दुश्मन ना बना डालें ये फैसला करके। ब्रिगेडियर साहब। नहीं जी, मुझे मेरे कुछ गुजारिशात हैं। पहला तो यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे केस को एडमिट करता है तो मैंने जिस पहले कहा था, उनके पास, आपने भी कहा, इतनी उनके पास पेंडेंसी है, इतने पुराने केसेस हैं। देखें अभी वो जनरल मुशर्रफ का केस निकाल के, जिसकी मैं समझता हूँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, अब वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गए, वो निकाल के उससे क्या हासिल किया जा रहा है मुझे तो पता नहीं। वो इससे बेहतर है कि जो अवाम के
पब्लिक इंटरेस्ट के केसेस हैं, इन द सेंस कि जो जो कितने कितने सालों से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और अच्छी बात है, चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि जनाब आप देखेंगे हमारी प्रायोरिटी है कि हम इन केसेस को मैक्सिमम को खत्म करेंगे, ये अब जो उनका पीरियड है अगला साल सवा साल, तो ये तो उनको सुप्रीम कोर्ट के ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात ये, मैं ये कहता हूं कि ईरान ने, जैसा आपने कहा, वो तो ऑलरेडी लाखों जो गैर कानूनी है अपना अफगान, उनको भी उन्होंने निकाला है, वहां तो कोई इशू नहीं हुआ। और तीसरी बात ये, पाकिस्तान पाकिस्तान ने क्या कुछ नहीं किया अफगानिस्तान की के लिए। जितने जो जंगें लड़ी हमने, हम फ्रंट लाइन स्टेट बन गए अफगानिस्तान के, ताकि वहां पे जो है यूएसएसआर फोर्सेस जब आई 1979 में, वो कब्जा करके ना बैठ जाए। वहां पे क्या हालत हुई हमारे अफगान भाइयों की। और उसके बाद आप ये देखें कि ये पिछले चंद सालों उसमें में तो जो हमारा भी किसी हद तक इंटरेस्ट था ना, वो वो नहीं ठीक है, वो समझे एग्रीड, लेकिन आप देखें कि था ही हमने हमारा। इतने इतनी ह्यूमैनिटेरियन अपना असिस्टेंस दी अफगानिस्तान को, हर किस्म की। जब भी वहां पे प्रॉब्लम आया है, हमारी अपनी इकोनॉमी इफेक्ट हुई है, और हमारी कमोडिटी यहाँ से स्मगल होकर जाती रही है। और मादी की गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट, दे वर जस्ट साइलेंट स्पेक्टेटर्स। और ठीक दूसरी चीज ये नहीं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कहने लगा हूं जी। कि देखें, जो दोहा एग्रीमेंट हुआ था आज से 2017-18 में, वो जिसमें फॉरेन फोर्सेस अफगानिस्तान से निकल के गई थी, यूनाइटेड स्टेट्स और उसके बाद एलाइड फोर्सेस, उस कोलिशन फोर्सेस में पाकिस्तान का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। हमने आउट ऑफ द वे जाके, हमारे सिक्योरिटी के इदारे ने, हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप ने जाके दोहा एग्रीमेंट कराया, जिससे अफगान तालिबान गवर्नमेंट जो है, वो अफगान तालिबान वो आए, और वो जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, जारी बात है, उन्होंने फिर एग्रीमेंट के बाद वहां टेक ओवर किया। और उसमें एक शिक थी कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान क्या, किसी भी नेबर के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, और ये दहशतगर्द। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह अभी 24 में से दहशतगर्दी के जो हमले पिछले चंद महीनों में हुए, कुछ अरसे में, उसमें 14-15 तो जिसमें अफगानी जो है वो इन्वॉल्व है। और टीटीपी को क्यों नहीं रोक सके अफगान गवर्नमेंट अभी तक, आप हमें बताएं। क्या हम ही रह गए कि हम लोगों के इंटरेस्ट को वॉच करें, हमारा इंटरेस्ट को देखने वाला कोई नहीं है? यार ये तो कोई लॉजिक नहीं है ये कि कोई हम लॉजिक उन नहीं है, हाँ, ये कोई लॉजिक नहीं कोई है कि लॉजिक नहीं हम उनके पीछे लगे रहे कि चलो क्योंकि हमारे दोस्त हैं। भाई दोस्त है, हमने माजी में साबित किया है। अभी जल्जला आया तो सबसे ज्यादा ट्रक जो हमने भेजे वहां पे, ये चंद हफ्ते पहले की बात है। तो ये सियासत अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन जब स्टेट टू स्टेट की बात आती है, ये म्यूचुअल इंटरेस्ट की बात होती है। उनका भी इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान में कोई इंस्टेबिलिटी ना हो, चले उनकी जमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। और हम तो इंश्योर करते हैं कि हमारी जमीन तो कभी अफगानिस्तान के खिलाफ हो ही नहीं सकती। हम तो अफगानिस्तान की पीस और स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के लिए हम 24 आवर्स हम काम कर रहे हैं। तो चले ये तो ज्यादती गौस है ना, खान, कि मतलब सेनेटर गौस खान न्याजी साहब ने भी जान के बहुत शुक्रिया। सेनेटर साहब, एक तो यह मसला है कि जो गैर मुकीम अफगान बशिंदे उनको वापस भेजा जा रहा है, यह समात अदालत के अंदर लग गई है, इसको अदालत की मुदाखलत कंसीडर किया जाए उसी तरह जिस तरह दीगर सियासी मामलों के अंदर अदालत ने मुदाखलत की है, या फिर ये इंसानी हकूक़ के ऊपर अदालत इसको पिटीशन को ले सकती है और इसको रिव्यू करना चाहिए इस फैसले को भी, जो कि निगरान हुकूमत और रियासत वक्त ने किया? देखिए जी, बिल्कुल अदालत उस पर अगर एक्शन ले रही है तो वो उसको लेना चाहिए। अगर इंसानी हकूक़ जो इंसानी हकूक़ के हवाले से जो है वो भी उनकी जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट की, तो उसके हवाले से डिस्कशन होगी। लेकिन उसमें मेरे ख्याल में रियासत का इनपुट लेना चाहिए कि हमारे मुल्क में जैसे हालात हैं, और जाहिर है फिर उनको भी नोटिस बड़ा सर्व होंगे और फिर अपना अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे। देखो, पहली बात यह है कि हम तो सिर्फ फिलहाल उन अफगानी को वापस भेज रहे हैं जिनका कोई हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है, ना कोई उनका पासपोर्ट है, ना कोई वीज़ा है, ना रजिस्ट्रेशन है। उसके बगैर वो मतलब मुल्क में आते हैं, कारोबार करके चले जाते हैं। मुल्क में जो डॉलर की स्मगलिंग और दीगर जो मंशियात और दूसरे उसमें ये लोग मुलविस हैं, तो उसको फिर जो फिर टीटीपी के हाथों वो खेल रहे हैं और हमारे बाहर की एजेंसियों से पैसे लेते हैं, और यहाँ आके वो मतलब हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं। तो ये मतलब उस लिहाज से उनको भेज रहे हैं। हाँ, वहाँ जाएं, अपना पासपोर्ट बनवाएं, अफगान पासपोर्ट बनवाएं, फिर आए, वीज़ा लेके आए, तो कोई मना नहीं है, यहाँ कारोबार करें या जो करें। हम तो सिर्फ उनको जो ना कोई रिकॉर्ड है उनका, ना कोई कुछ कोई यही डॉक्यूमेंट लोग है। जिनको
भेजा जा रहा है ये वापस कानूनी तरीके से आएं और आके पाकिस्तान में कानूनी तरीके से रहें और इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजार लें जिस तरह बाकी मुल्कों के अंदर बाहर जाकर कारोबार के तरीके अपना कर जाया जाता है, ये आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल जी। ये बाकी देखा ना, जितने ममालिक में जो रिफ्यूजीज हैं उनका बाकायदा रिकॉर्ड होता है, उस मुल्क हुकूमत के पास होता है। यहाँ तो मतलब अजीब ही शुरू से कोई ऐसा ट्रेंड है, हालांकि अफगान हुकूमत हमेशा हमारे खिलाफ रही है पाकिस्तान के। ये नहीं कि सिर्फ तालिबान से पहले वो था एक जो मुतरकई था, बबरी कारमल था और दाऊद था, सारे एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट देते, उनका झुकाव इंडिया की तरफ होता था। इसके बाद लेकिन चूंकि हमारा एक चूंकि अफगान कल्चर पाक मिलते जुलते थे और तोरफाम के रास्ते पता नहीं, मेरे ख्याल में एक दिन में 50,000 बंदा या जाता है या आता है। अभी कुछ कमी शायद हुई हो, वरना तो बेगार कोई मतलब आधा काबल से लेकर पेशावर के अस्पताल में आप देखें आज से कुछ अर्सा पहले तो पेशावर के अस्पताल में पेशावर के काबल से ज्यादा मरीज आए होते इलाज कराने के लिए और इलाज उनको हो रहा होता था। तो हमने बड़ा मतलब अब मजबूरी ये हो गई कि खराफात पैदा होना शुरू हो गई, मुल्क में दहशतगर्दी शुरू हो गई और उसकी वजह से हम चाहते हैं कि रिकॉर्ड करें, कोई रजिस्ट्रेशन तो हमारे पास रिकॉर्ड हो कि इस चीज़ का, उसके मोबाइल कैसे, उसकी सिम का क्या रिकॉर्ड हमारे पास हो, उसके रजिस्ट्रेशन को कहाँ का रहने वाले, कहाँ इसका घर है, को ट्रेस करने में आसानी हो। तो ये इस वजह से हम उनको एक रेगुलर सिस्टम के अंदर ला रहे हैं। हमारा कोई मसला नहीं है, वो अफगान पासपोर्ट वहाँ के लें, हमारे सिस्टम के अंदर एक उनका रिकॉर्ड हो ताकि बाकायदा पाकिस्तान एक अलहदा मुल्क है, अफगानिस्तान अलहदा है। मतलब कोई दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि बगैर वीजे के कोई पाकिस्तानी किसी मुल्क में चला जाए या कोई वहां चले जाए। एक सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान, खास तौर पे अफगानिस्तान ऐसा मुल्क है कि वो धरले से आते हैं, हमारे मुल्क में कारोबार करते हैं और कारोबार बिल्कुल करें, उनका हक है, लेकिन अपने अफगान पासपोर्ट उनका इधर आए और वो एक रजिस्ट्रेशन के जरिए होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अब मैं ब्रेक लेता हूं, आप साथ ही रहिएगा। एक ब्रेक के बाद नवाज शरीफ साहब ने भी माजी के जजेस के ऊपर और माजी की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आज फिर धीमे धीमे से इल्जामात लगाए हैं कि खिलवाड़ किया गया उनके साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। अच्छा मुफ्ती साहब, जिस तरह नवाज शरीफ साहब आज फिर कह रहे हैं कि हमें हटाकर चलती चलाती हुकूमत को सी पैक चलना था, मुल्क के अंदर बेहतरी आ रही थी, हमें हटाकर जिसको लाया गया वो तो जिम्मेदार है, जिन्होंने लाया वो भी जिम्मेदार हैं, जिसमें माजी की इस्टेब्लिशमेंट, जिसमें जर्नल्स भी थे, जिसमें जजेस भी थे, उनकी तरफ इशारा है। जजेस के तो नाम लिए उन्होंने, नाम नहीं लिए, जजेस बोला उन्होंने। तो आपको क्या लगता है नवाज शरीफ इसी तरह अपनी तकरीर में और थोड़ा सा माहौल गर्म करें, वही ट्रैक रखें तो ही नैया चल सकती है, वरना नहीं चल सकती? अवाम उनसे तो एतमाद उठा के बैठ गई हुई है जनाब, वही बयानिया उनको आगे लेकर चलना पड़ेगा इलेक्शन कैंपेन में। नहीं, मेरा ख्याल ये नहीं है। अलबत्ता ये बात हकीकत है कि हुकूमत तो ठीक चल रही थी और मईशत भी ठीक चल रही थी। आप 2017 का पाकिस्तान देखो तो हमारी मईशत तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, कोई मसला नहीं था। तो कुछ लोगों ने बैठकर मशवरा किया कि अब नवाज शरीफ और एंटी नवाज शरीफ या पीपल्स पार्टी और एंटी पीपल्स पार्टी, इन शक्लों को तब्दील करना चाहिए। अब उनको नहीं ख्याल था, ये तो अवामी लोग हैं, अवाम उनको वोट देकर देती है, वो आती है, तो अपना मर्जी अब कोई आदमी लाए। तो फिर इस तरह इमरान खान को लॉन्च किया। ये लॉन्च करने वाले पाकिस्तान के साथ जुल्म करने वाले हैं, उनको नहीं लॉन्च करना चाहिए था। अवाम को छोड़ देते, ठप्पे तो लगा देते। अब ठप्पों की बुनियाद पर एक मजदूरी आदमी को वजीर आजम बनाया गया। तो उन लॉन्च करने वालों को, लॉन्च होने वाला तो बाकी केसेस के अंदर है, उन लॉन्च करने वालों को इनकी हुकूमत अगर आती है, आप भी उनके साथ होते हैं, तो सजा देंगे इस दफा? जनाब करें कंप्लीट करें। आप पूरी बात सुने, जरा हिम्मत करें, नाराज न हो, ये सच होता है, सुनना पड़ता है। मैं तो आपसे प्यार करता हूं। यह है मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जो मंसूबा होता है उसके कुछ किरदार होते हैं जी सर, तो सारे किरदार बराबर के जिम्मेदार होते हैं। अब इमरान खान के आने से अब कहा जा रहा है कि गलती हो गई है, मुल्क को नुकसान हो गया है, 9 मई का वाक़या हो गया, तो फिर ये पूछने का तो हक है कि लाया कौन भाई? अवाम को नहीं लाए। जब आप ठप्पे लाकर एक आदमी को लाते हो और फिर बाद में गलती होती है
तो फिर तो कम से कम आप जिम्मेदार हो ना, आप पर्दे से पीछे से सामने आओ और जिम्मेदारी कबूल करो। तो जब जिम्मेदारियों का तायुन नहीं हो गया और गलतियों को ठीक नहीं करेंगे तो आइंदा फिर गलती करें, फिर भी गलती करेंगे। मैं उनके इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि जो लोग इस साजिश के अंदर मुलव्वस थे उन लोगों को सजा देनी चाहिए ताकि आइंदा कोई इस तरह जुर्रत न कर सके। ठीक। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ठीक है, मैं आपका पॉइंट समझ गया। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह आज ना ट्विटर के ऊपर भी चल रहा था, एक्स के ऊपर आपने भी ट्वीट की हुई थी, एक तो मेजर रिटायर्ड आदिल राजा और कैप्टन रिटायर्ड रजा मेहदी को ISPR के मुताबिक उनको सजा दी गई है और कोर्ट मार्शल भी होगा। वो तो जिस तरह बोल रहे हैं इदारे के खिलाफ, अपने ही पेरेंट इदारे के खिलाफ उनका फैसला किया गया, तो इसी तरह ये जो इस वक्त की सियासतदान हैं, इनके साथ जिनके साथ जुल्म हुए, जिसमें नवाज शरीफ सबसे ऊपर हैं, अगर इनकी हुकूमत आती है तो उनके खिलाफ जो थे 2 बड़े जनरल्स, क्या उनके खिलाफ भी यही वाला एक्शन वो ले लेंगे? और दूसरा, वक्त आ चुका है धूम धड़के के साथ उनका कैंपेन के अंदर नाम लिया जाए ताकि माजी की गलती का अजाला हो। ब्रिगेड साहब देखिए, मैंने भी आज नवाज शरीफ साहब की वो तकरीर सुनी है, गालिबन जी सियालकोट में आज थे नारोवाल में। देखिए, बात यह है कि अब इस वक्त पाकिस्तान की हालत ये है इकोनॉमिकली कि अब अगर हम ये माजी में रहेंगे और लोगों को माजी में उलझाए रखेंगे, माजी के मुर्दे जो हैं उनको खेड़ते रहेंगे, तो आप मुझे बताएं कि लोग तो इस इंतजार में हैं कि भाई हमारे मसाइल कौन हल करेगा, कैसे हल किए जाएंगे। ठीक है, केयर टेकर गवर्नमेंट और ये सारे फौज मिलके SIFC या अदरवाइज वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है फरवरी के बाद जो भी होंगे, तो मुझे ये बताएं कि उससे तो लोग एक्सपेक्ट ये करेंगे ना कि जी आज की आप बात करें, माजी छोड़ दें, जो माजी में हो गया, अगर गलत हुआ तो गलत हुआ, ठीक है, लेकिन अब आप दरगुजर करें, आगे चले ताकि पाकिस्तान को इन मुश्किलात से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ ले जाया जाए। कोई अपना इकोनॉमिक रोड मैप जो है, आजकल तो उनको रोड मैप देना चाहिए। बेशक अपना PMLN का मैनिफेस्टो जो है वो इस वक्त मेरे ख्याल तैयार हो रहा है और चंद दिनों में शायद वो सर, अगर आपकी इस बात को मान लिया जाए तो थोड़ा सा वक्त आगे गुजरेगा, 1 साल हो जाएगा 9 मई को, तो 9 मई के 2024 की 9 मई की एनिवर्सरी के ऊपर 2023 के 9 मई के सारे लोगों को भी फिर भूल जाया जाए। अगर माजी की गलतियों को माफ करना है, बड़ों को माफ कर दें, फिर छोटों को भी कर दिया जाएगा। नहीं नहीं, नहीं देखिए मेरी बात सुने, एक होता है जो सियासी मामलात में जो पाकिस्तान में चेंजेस आए हैं माजी में, ठीक है ना जी, इलेक्शन भी हुआ, इलेक्शन के बाद एक इलेक्टेड गवर्नमेंट भी आई, उसके बाद 3.5 साल वो इलेक्टेड गवर्नमेंट भी रही, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि 9 मई को आप इससे मिक्स ना करें। 9 मई का तो एक ऑफ इट्स ओन काइंड अनप्रेसिडेंटेड एक एक्शन हुआ पाकिस्तान में, जिसमें फौजी तनसीबात पे हमले हुए वगैरह वगैरह, और उनके लोगों को आप ये कह रहे हैं कि भूल जाओ और आगे प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाओ, पिछले माजी में लटके रहोगे, ना काम कर पाओगे और फिर उसी चंजल में दोबारा फंस जाओगे, ये मशवरा आपका? नहीं नहीं नहीं, नहीं आप मिक्स कर रहे हैं। जहां तक रूल ऑफ लॉ का ताल्लुक है, वो रूल ऑफ लॉ की सुप्रीमेसी रहनी चाहिए, लेकिन ये सियासी मामला जो है माजी के, कि जनाब वो 1998 में हमारे साथ ये हुआ था और 2013 में ये हुआ, फिर 2017 में पनामा क्यों आया, इन मामलात को अगर आप उठाएंगे तो इसमें निकलने कुछ नहीं लगा। वही आपका फोकस इलेक्शन कैंपेन में होना चाहिए, वही आपका फोकस वो जो एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी है जो शहबाज शरीफ साहब जिक्र करते हैं उस पे होना चाहिए। अगर आप वही पुरानी बातें करेंगे, लोग कहेंगे जी फिर मतलब हमारे लिए वो हमारे लिए क्या है, ये तो हमें पता है, जो हो गया वो हो गया। मुफ्ती साहब, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? पहले सेनेटर साहब की तरफ चले जाते हैं, यही पॉइंट लेकर। सेनेटर साहब मिट्टी पाओ यार। जी मुफ्ती साहब, पहले मैं बात करूं? आप कर लें, चलें आप कर लें, फिर सेनेटर साहब खुल के बात करेंगे। मैं की माफी चाहता हूँ, आप भी बहुत अजीब आदमी हो वकार साहब। मीर क्या सादा है, बीमार हुए उसी अवतार के बेटे से दौर। आप एक ब्रिगेडियर से पूछते हैं कि आपके बॉस ने क्या किया। ये ब्रिगेडियर इतनी जरूरत रखता है कि अपने बॉस के खिलाफ बोले? उनके नाम है जनरल फैज हमीद, ये इनका बॉस है, और उनका नाम है बाजवा सर। तो कभी मिले भी, कभी देखा ही नहीं, कभी मिले भी नहीं भाई जिंदगी में मुफ्ती साहब, मैंने तो कभी मुलाकात भी लोगों से की है। वकास सियासी तबसरों के नहीं बुलाया करो। ये कह सकते हैं कि मेरे पास को आप सजा दो,
ये माजी में तो गलतियां यही करते हैं ना। नहीं, आप ये ना कहें सियासी और तो तबसरों कोई के लिए गलती सर, नहीं बहुत छोड़िए, उनको पता नहीं कितना अरसा हो गया है, वो तो अब इलेक्शन लड़ने के भी काबिल हैं, वो आपकी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, फिर क्या करेंगे कि नहीं भाई तुमने पार्टी ज्वाइन नहीं करनी, तुम तो ब्रिगेडियर हो। बड़े ऐसे हैं जो सेनेटर भी बने पड़े हैं। हो गया यही। और मुशर्रफ जावलक ये हमारे कौमी मुजरिम हैं। जी हम उन पर बात करेंगे तो हमारा बात कर सकते हैं, ये बेचारे नहीं कर सकते। आप ऐसे बेचारा ना लोगों से बोले यार पूछो मेरे। जो आजाद हो, अच्छा। और वो आजाद ये हैं कि माजी की गलतियों को ठीक नहीं करेंगे, आप मुस्तकबिल की तामीर नहीं कर सकते हैं। इन मुजरिमों को कैफियत किरदार तक पहुंचना चाहिए। चले ले ब्रिगेड साहब मुझे लगा कि फतवा नहीं मेरी तरफ नहीं आया नहीं था। नहीं, मैं एक बात अब क्लैरिफाई सेनेटर करता साहब हूँ। रह जाएंगे। मादी की गलतियों से हम सबको सबक सीखना चाहिए, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट के लोग हों, चाहे वो पॉलिटिकल अपना पार्टीज के लोग हों जो मादी के हुक्मरान रहे, चाहे हमारी जुडिशरी हो। सबको मादी में गलतियां की, सबने सबक सीखने चाहिए, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन अगर हमारा सारा फोकस ही मादी के ऊपर होगा, उसको पकड़ जाए, तो फिर तो आगे तो हम नहीं चल सकते, फिर तो हम इधर ही रहेंगे जहाँ पे हम फंसे हुए हैं। लेकिन उनका एक पॉइंट तो वैलिड है ना कि अगर दो जी दो जर्नलों को बेनकाब कर दिए जाए, सारा फोकस तो नहीं होगा ना। इसमें क्या तो कबाहत कर है, लें वो जी। इंसान नहीं तो है, मुफ्ती साहब, अखलाक में नहीं आप आता। हुकूमत में आते हैं, आप हुकूमत में आते तो कर लेना जो आप करना चाहते हैं, कर लें। तो मेरा कोई जाती इंटरेस्ट तो नहीं है ना, जो अगर आप अभी समझते बात हैं कि करने में क्या उनको करना चाहिए तो कर लें आप, नो प्रॉब्लम। अभी बात करने में क्या कबाहत है? वो अभी सेनेट बात आपने सवाल पूछा कि भाई इन मुजरिमों का जुर्म सामने आना चाहिए। हाँ भाई सामने आना चाहिए। ये इंसान है, पाकिस्तानी है, आइन के तहत हैं, ये रूल ऑफ लॉ को माने और इनकी गलतियों को सामने लाएं कि फिर किरदार तक पहुंचाएं इनको। ये कोई मुकद्दस गाय तो नहीं है कि इनको छोड़ दिया नहीं जाए। मुफ्ती साहब, जिनके साथ जुल्म हुआ है उनसे पूछ लें वो करना चाहते भी है कि नहीं। आप ऐसे ही आग लगाई जा रहे हैं। नहीं बताएं जी सेनेटर गौस खान नियाजी साहब, माफी तलाफी करनी है या फिर वाकई कटहरे में लाना है? 16 माह में तो नहीं ला पाए, नाम तक नहीं लिया, जैसे ही अपोजिशन में आते हैं या इख्तिदार से बाहर आते हैं तो चूं चड़ाक धड़म धड़ाक शुरू हो जाता है माजी की गलतियों का। जनाब जी, बात यह है कि जब मियां साहब वापस आए कि 21 अक्टूबर को और जलसे आम से खिताब किया, बहुत बड़ा जलसा था, आप सबने देखा, तो उसमें उन्होंने ये निशान दी कि मैं तो सबको माफी का अब एक तो वो आई लव यू वाले मोड पे थे ना उस दिन। तो जी, उस दिन तो आई लव यू वाले मोड पे थे सबके तो साथ। आज भी लव यू वाला मूड है। अब उसमें कोई मियां साहब एक जिम्मेदार सियासतदान है। देखो, हमने सियासत को छोड़कर, सियासत कुर्बान करके रियासत को बचाया है, और ये एक विजय वाला सियासतदान कर सकता है, वो बेवतन कर सकता है। वाह। तमाम पार्टियों 12 पार्टियों का हुकूमत को चलाना कुछ इतना आसान काम नहीं था। हमें फख्र है कि हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया है। सियासत इंशाल्लाह होती रहेगी, और सियासत हम 30 साल 35 साल से कर रहे हैं और करते रहेंगे। मकसद ये मीर साहब की स्पीच का कि जी जिन्होंने गलती की है, कम अज कम वो गलती तस्लीम तो करें। अब अगर काजी फाइसा ने किसी जनरल का नाम लिया है कि जी वो जनरल फैजाबाद धरने में या किसी में शामिल थे या उसमें उसका इनपुट था, तो वो कम अज कम माजरत तो करे कि ठीक है जी मेरे से गलती होगी, हम बदला नहीं लेते, हम नहीं कहते उनके खिलाफ केस चलाए, मुकदमे चलाए, वो चलाए, लेकिन कोई एक गलती का तयन तो कर रहे कि हाँ कि फलां की गलती थी, वो गलती तस्लीम करे, फिर हम आगे चलेंगे। अगर इस तरह का ट्रेंड रहा, मियां साहब की ये ख्वाहिश है कि जिस तरह आए, जिस तरह पहले डिक्टेट आते रहे जाते रहे, मुल्क से जाती हो, चुप खामोशी हो जाती थी, लेकिन कम अज कम आवाम को तो बताया जाए। देखो, इतना मीडिया ट्रायल हमारा किया गया पिछले 3-4 साल में, उसमें मुस्लिम लीग नून को जो है इतना कि करप्ट है, फलां जगह मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस सब कुछ है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे मनी लॉन्ड्रिंग में भी क्लियर हो गए, करप्शन का भी कोई केस साबित नहीं हुआ, बल्कि जो हम पे जो इल्जाम लगा रहे थे वो अपने आप तो केस भुगत रहे हैं। चाहे वो उस पर क्या तोशाखाना का केस हो जाए, मलिक रियाज वाला 190 मिलियन पाउंड वाला केस हो, तो उनमें अपनी सफाई पेश करें। तो करप्शन तो खुद कर रहे थे, इल्जाम हम पे लगा रहे थे। और एक पर सबसे बड़ा दिया गया था कि मुस्लिम लीग नून खुदा न खासा करप्ट जमात है। ऐसी बात नहीं, हमने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं, मुल्क को एक अच्छी रियासत बनाने की कोशिश की है। मुल्क को देखो, हमने 13 से 18 में देख लें, 5 साल में हमने 10,000 मेगावाट सिस्टम में ऐड की बिजली। 4 साल पीटीआई को बता सकते हैं कि कितना को अच्छा मेगा प्रोजेक्ट किया है। तो उनके पास कोई विजन नहीं है, कोई टीम नहीं है, वो सिर्फ
सोशल मीडिया पे चलते हैं फाशिस्ट में, और जो कोई अच्छा काम करता है, जब तनकीद करता है तो फिर उस पर ये चढ़ दौड़ते हैं। 4-5 हज़ार बंदों की टीम है, वो मुख्तलिफ झूठी, आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया चलें, पे, ठीक है। सोशल ये मीडिया में आप बातें देख तो रहे हैं। मैं समझ गया हूँ, ये आपने बताई भी हुई हैं। मुझे ये बताएं कि क्या करेंगे आप सारी इलेक्शन कैंपेन और इलेक्शन के अंदर एमक्यूएम ने तो आज सीट एडजस्टमेंट से भी आपके साथ माजरत कर ली है, जेयूआईफे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन सबको इस्तेकाम पार्टी कहाँ पर रैंक करेंगे अपने साथ? आपकी क्या हिकमत अमली अभी तक है? फिर मैं मुफ्ती साहब से भी पूछता हूँ। कुछ हमारी प्रायोरिटी ये है कि हमें अपने हमारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक नजरियाती जमात है, इसका अपना नजरिया है और हमें अपने नजरिए पे इलेक्शन लड़ना चाहिए। हाँ, पता इलेक्शन के बाद जो है जो सीटें जीतें, हम अगर इस पोजीशन में होते हैं कि हुकूमत बना सके तो हम तमाम को साथ लेके चलेंगे। और यहाँ पे सीट एडजस्टमेंट, देखो सियासी पार्टियों में तो डायलॉग होता है, डायलॉग, जहाँ सीट एडजस्टमेंट की जरूरत होगी होगी, या ज़ाहिर है मैं जिससे सीट एडजस्ट करूंगा दूसरे को भी फायदा होगा। अगर दोनों को फायदा हो रहा हो तो फिर बात चलेगी ना। तो हर पार्टी में होमवर्क करेगी और जहाँ उसको सीट एडजस्टमेंट की जरूरत होगी या हमें होगी तो हम कर लेंगे। ऐसी को हमेशा बाजी में भी ऐसा होता रहा है। हमारा कोई ये तो नहीं है कि बिल्कुल एक लकीर खींचने की नहीं। मुफ्ती साहब आप बताइएगा सर, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग, अब तो पीपल्स पार्टी का आपस में भी मामला 2-3 दिन से चल रहा है लेकिन वो इतना ज़्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी इलेक्शन तो भरपूर तरीके से एक दूसरे के मुखालिफ लड़ेंगे। आप कहाँ पर हैं? एक अगर सूबे के अंदर भी इन दोनों के साथ होंगे, मुखालिफ होंगे और इनके दरमियान फासले फिर मौलाना फजल रहमान एंट्री डाल के कम करवाएंगे जैसे माजी में करवाए और कहेंगे क्या हो भाई मिल के बैठो और मुल्क को आगे लेकर जाओ, यही होगा? यही एपिसोड लिखी हुई है मुफ्ती साहब। इलेक्शन में तो पार्टियों को खुला छोड़ना चाहिए ताकि वो अपने झंडे और एजेंडे के साथ इलेक्शन के मैदान में उतरे। सही। अगर आप इलेक्शन में इत्तेहाद की सूरत बनाते हैं तो फिर कौन सी पार्टी अपने बयानिया आवाम के सामने लाएगी? लिहाजा इन दोनों के दरमियान जिस तरह वो कशीदगी है लगती है वो रहनी चाहिए, ये कोई बुरी बात नहीं है। और चूंकि मुस्लिम लीग नून ने अपना वज़ीर आज़म मुतारा हुए मियां नवाज शरीफ को, तो अब जो पार्टी अपना वज़ीर आज़म मुतारेगी तो फिर उनके दरमियान इत्तेहाद कैसे होगा? तो पीपल्स पार्टी भी इस दौड़ में शामिल है। जब उन्होंने बिलावल को डिक्लेयर किया कि वो हमारा वज़ीर आज़म है, फिर वो नाराज क्यों होते हैं कि भाई पीपल्स पार्टी वाले कि भाई हम मुस्लिम लीग वाले हमसे अलग लड़ रहे हैं? आपने जब वज़ीर आज़म का ऐलान कर लिया पीपल्स पार्टी वालों ने, इट मीन कि वो नून के खिलाफ चलेंगे। ज़ाहिर दोनों वज़ीर आज़म वो एक तो थैले में तो नहीं आ सकते हैं। वो तो कहते हैं कि इनके लिए स्टेज तैयार है, इनके लिए वही कुछ हो रहा है जो 2018 में खान साहब के लिए हो रहा था, तो हम माइनस हैं। तो आपको नहीं ऐसा फील होता नून लीग के लिए ऐसा हो रहा है हर दिन के साथ मजीद? मैं अभी ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, मैं पोलिंग डे का इंतजार करूंगा, अभी ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। हम लंगड़ी लूली जमहूरियत वाले लोग हैं, हमारे जमहूरियत पर शबखून मारे गए हैं, डिक्टेटर आए हैं। अभी हमें इंतजार करना चाहिए, पहले से कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। अगर पोलिंग डे आ गया और हमें मालूम हुआ कि कोई लाडला बना है तो हम खुल के बोलेंगे। फिलहाल हम इस मौजू पर इसलिए नहीं बोलते कि फिलहाल सिर्फ बदगुमानियाँ हैं, यानी ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मियां नवाज शरीफ साहब इन जर्नलों के नाम लेते हैं दबे दबे अल्फाज में तो इसका माना यह कि वो ठीक चल रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि इस वोटिंग को होना चाहिए, पोलिंग डे को गुजारना चाहिए, उसके बाद कोई चीज़ें समझ आ जाएंगी। लेकिन पीपल्स पार्टी इसलिए उनके लिए वो एडजस्टमेंट नहीं हो रही कि वो भी वज़ीर आज़म का उम्मीदवार हैं। अगर वो अपने वज़ीर आज़म के उम्मीदवारी से पीछे हट जाएं तो उनसे मुस्लिम लीग नून वाले बात करेंगे, और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा इन दोनों के अलग अलग ख्यालात हैं, इन ख्यालात के मुताबिक वो आगे चल रहे हैं। तो आपका लव अफेयर किसके साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, नून लीग या पीपल्स पार्टी? जेयूआईफे का पूछा है शेर, उसमें जवाब है इश्क की तकमील हुस्न और हुस्न की तकमील इश्क, एक कमी तेरे बगैर एक कमी मेरे बगैर। सही है। बरगेर साहब आपसे मैंने सियासी सवाल तो करना ही नहीं है, मुफ्ती साहब को अच्छा नहीं लगता आप बताएं आपको क्या नज़र आ रहा है इस सारे मामले में? मिलके ही सब कुछ होगा और ये जो इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ हैं एकदम से मोहब्बत शुरू हो जाएगी इनकी 8 फरवरी से, अगले ही दिन 9 फरवरी को?
नहीं देखें, एक पहली बात है, हर पॉलिटिकल पार्टी का राइट है कि वो अपने जो उनके नैरेटिव्स हैं वो लेके आए अपने पार्टी के इंटरेस्ट में, और जरूरी नहीं कि वो नैरेटिव एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करें या बिल्कुल सब कुछ अपना इन सपोर्ट हो, क्योंकि जाहिर बात है तमाम पार्टी ने आवाम के सामने जाना है, आवाम से उन्होंने वोट लेना है, तो उन्होंने तो अपने मैनिफेस्टो और अपने जो उनके नैरेटिव नजरियात उसके मुताबिक पॉलिटिकल उनकी हिकमत अमली है। वो अलग बात है कि जब इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ रीअलाइनमेंट भी हो रही है, जिसमें कराची के वाले से MQM PMLN भी एक अलाइनमेंट है, अच्छी बात है, पॉलिटिकल प्रोसेस है, हेल्थी काम है, चलते रहना चाहिए। लेकिन एक चीज तो बताएं जरा, एक चीज मुझे ना बड़ी इस दफा बड़ी परेशान हो रही है, परेशान कुन रखा हुआ है कि राजा रियाज पिछली दफा तो हमारे साथ थे एज ए ऑपोजिशन लीडर, जो कि जुबान बोलते थे उन्हीं की, और उन्हीं का टिकट लेके बैठ गए। लेकिन इस दफा ऑपोजिशन में कौन होगा? मैं और आप ना टिकट लेके या फिर टिकट के बगैर आजाद उम्मीदवार बन के इलेक्शन जीते, ताकि 4 बंदे ऑपोजिशन में तो बैठे, जमहूरियत सजती है, मुझे लग रहा है सारे हुकूमत में बैठेंगे इस दफा। नहीं देखिए, बात यह है कि लेट्स बी वेरी फेयर एंड ऑनेस्ट, मुझे तो उसमें कोई शक नहीं है कि बिल्कुल एक दो पार्टी जो है वो अच्छी मेजॉरिटी लेंगी और उनकी आपस में कोलिशन भी हो सकती है। अब तो लेटेस्ट एक चीज सामने नैरेटिव आ गया जनाब, जिसका एक दो पार्टी ने भी जिक्र किया है, और वो है नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के जनाब, जो मुल्क के हालात हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये फरवरी के बाद अगर किसी की कोई वाज़ेह मेजॉरिटी नहीं होती है, ठीक है ना जी, कि वो अलहदा गवर्नमेंट बना लें और आपस में, तो बेहतर नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनाए और मिलके पाकिस्तान को इन हालात से निकालें। तो ये वक्त पॉलिटिकल यूनिटी का है, ये वक्त पॉलिटिकल हार्मनी का है, ये एक दूसरे को बांध धारने का वक्त नहीं है। ऑपोजिशन भी एक यूनिट है ना, तो फिर मैं और आप ही रह गए हैं, तो हम भी जाते हैं जाके। नहीं देखिए, मेरा ख्याल है कि मिसाल के तौर पे जो हालात, ग्राउंड रियलिटी जो हमें नजर आ रही है, मुझे तो ये नजर आ रहा है कि जो PTI के लोग जिनका जो लॉ के प्रोसेस से नहीं गुजर रहे और बिल्कुल क्लीन है, और वो उनके खिलाफ कोई चंद लोग आपको नजर आ रहे हैं, उनके भी चंद लोग मुझे नजर आ रहे हैं कि अगर वो होंगे तो मे बी देन दे विल सिट इन द ऑपोजिशन। तो ठीक है, एक वक्त था PML, आपको याद है PMLN के 18 लोग थे ऑपोजिशन में जब 2002 के इलेक्शन हुए थे उसके बाद, और PMLQ जो है डोमिनेट करती है, सारे लोग PMLQ में चले गए थे, ये आपको याद है ना जनाब मुशर्रफ के दौर में। तो PMLN और पीपल पार्टी की भी इसी तरह चंद लोग थे वहां पे ऑपोजिशन में, उस तरह उन लोगों ने भी 5 साल गुजारे। तो ये पाकिस्तान में पॉलिटिकल प्रोसेस चलता रहता, ऊंच नीच होती रहती है, कभी पार्टी मेजॉरिटी में थी, गवर्नमेंट में थी, अब हो सकता है उनको अपना ऑपोजिशन में बैठना पड़े, एंड दैट्स इट। और ये पॉलिटिकल प्रोसेस है और ये हेल्दी प्रोसेस है, इसको चलते रहना चाहिए। न्याजी साहब, आपको क्या लगता है नेशनल यूनिटी और नेशनल गवर्नमेंट ही इस वक्त सबसे बड़ा हल है पाकिस्तान को गंभीर हालात से बाहर निकालने का? तो इसमें PTI को भी फिर आई लव यू बोलने, जो चंद लोग उनके लॉ प्रोसेस में नहीं है उनको भी साथ बिठा लीजिएगा, ऑपोजिशन खत्म करें और मिलके सारे पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, स्विट्जरलैंड बनाएं अगले 5 सालों में। उम्मीद है मुझे ये भी सही है, ये भी ठीक है। लेकिन अगर ठीक है तो बिल्कुल हम उनको साथ बिठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इलेक्शन के बाद पोजीशन में आते हैं कि हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में होते हैं, बिल्कुल हम तमाम सियासी पार्टियों से रब्ता करेंगे। और मियां साहब कई दफा अपने स्पीच में कह चुके हैं, और वो समझते हैं, मियां साहब समझते हैं कि इस मुल्क का जो मुल्क मसाइल का हल है वो यूनिटी में है, और तमाम सियासी पार्टी, तमाम स्टेक होल्डर, तमाम हमारे सिक्योरिटी इदारे सबको एक पेज बिठाकर, जिस तरह उन्होंने दिसंबर 2014 में सबको बिठाया था और फिर एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, तो इस किस्म की एक मिसाल की मुआशत करके हमने आगे चलना होगा, तब जाके हमारा मुल्क आगे चलेगा। लेकिन मुझे पता है कि बीच में कई रुकावटें होंगी, लेकिन हम अपना काम इंशाल्लाह बिल्कुल तनदेही से करेंगे और पाकिस्तान को एक तो फिर आपकी हुकूमत आ गई। मैं वेरी क्विक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? पहला काम देखो, एक हमारी 32 की टीम है, उसके इंचार्ज जो सरबराह हैं वो इरफान सिद्दीकी साहब हैं, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, वो सारा लेवल बना रहे हैं। नेक्स्ट वीक जो है वो सारा बता देंगे कि हमने फर्स्ट स्टेप पे क्या करना है, कैसे मईशत को आगे ले जाना है, कैसे अपने पाकिस्तान के दिफा को आगे ले जाना है, या मुल्क की जो मुल्क को ग़िज़ा में किस तरह खुद कफील बनाना है, कौन से स्टेप लेने, तो दिसंबर के पहले हफ्ते में वो सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया गौस खान न्याजी साहब, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम जितना ही, कल मुलाकात होगी। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।